जिस गरीब घर जमाई की औकात ससुराल में कुत्ते से भी बदतर थी, कैसे उसे देखते ही झुककर सलाम करने लगे शहर के सबसे रईस लोग। सिर्फ कुछ मिनटों में सुनिए ये जबरदस्त कहानी। आहान, ये मेरी सहेली का सैंडल टूट गया है, जरा इसको बनवा कर लाना। यामिनी, ये तो तेरा दामाद है ना, शनाया का हस्बैंड, तो फिर इसे नौकरों जैसा काम क्यों करा रही है? इसे नौकर ही समझो, ऐसे गरीब फटीचर की यही औकात है। अपनी सासू माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर आहान का दिल दुखी हो जाता है, लेकिन उसे ऐसी बातें रोज सुनने की आदत सी हो गई थी। माँ जी, मैं आपकी भतीजी शगुन की ज्वेलरी लेने जा रहा था। शट अप! दोबारा अपनी गंदी जुबान से माजी मत बोलना। यामिनी, जब इससे इतनी नफरत थी तो फिर अपनी बेटी शनाया की शादी क्यों की इससे? ये सवाल मुझसे नहीं, मेरे जीनियस हस्बैंड से पूछना। आहान कहने के लिए तो गिल फैमिली का दामाद था, लेकिन इज्जत एक भिखारी से भी बदतर थी। आहान की बेइज्जती सिर्फ उसकी सास या साली ही नहीं, बल्कि उसकी बीवी शनाया भी करती थी। वो आहान को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन शनाया अपने कमरे में बैठ फोन चला रही थी कि उसकी नजर मर्सिडीज में घूम रही उसकी कजिन पर पड़ी और वो कहने लगी, यार इनके मजे हैं, काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जूरियस कार में घूमने का मौका मिलता। शनाया इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर ऑफिस के लिए जा रहे आहान पर पड़ती है, जिसे देख वो कहने लगती है, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, न जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले आहान से कर दी, और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने उस दिन अपने पापा की बातों में आकर शादी के लिए हाँ भी कर दिया। ये सुनकर आहान को बहुत बुरा लगा और वो वहीं खड़ा रहकर कुछ सोचता रहा और फिर तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। आहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो, मगर हम जिस आहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। आहान ऑफिस की जगह कार के शोरूम पहुंच जाता है। मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार बेंज दिखाओ। क्या भाई मजाक कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम साइकिल भी इंस्टॉलमेंट पर लोगे। पता भी है कैसी दिखती है बेंज। ये लो मेरा कार्ड और वो कार तुरंत इस पते पर भेज दो। इतना सुनकर उस सेल्समैन के हाव भाव बदलने लगे और वो आहान को नजर उठाकर पूरी तरह से एक बार देखता है, और जैसे ही उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर पड़ी, जिसे देखकर वो पूरी तरह पसीने में भीग गया और कांपती आवाज में कहने लगा, आहान सर आप यहाँ? तो आखिर पहचान ही गए तुम मुझे। हाँ, मैं ही हूँ आहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। और इतना कहकर आहान वहाँ से चला जाता है। आखिर कौन था ये आहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा आहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने आहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे आहान की सच्चाई? खैर, इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे आपको। कार के शोरूम से आहान जैसे ही ऑफिस पहुँचा तो उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन आहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे आप? नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है। वो नेकलेस लेकर आप प्लीज मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन, मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसीलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर आपको 30,000 रूपए भी देगा, उसमें से 1 पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती? इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुँच जाइए।
बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। अहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर अहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर वापस घर आ गया। लेकिन यहाँ तो अहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, उसने सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रम्मी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो न यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में यामिनी की सहेली ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है, मेरी मजबूरी है यामिनी। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने अहान को पुकारा। अहान ने जैसे ही यामिनी की आवाज सुनी, वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई न कोई नया बवाल होने वाला है। अरे सुनो अहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा, और हाँ थोड़ा जल्दी आना, इन्हें निकलना है, समझ गए ना? यामिनी, ये काम दामाद से कह रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा मत मानना। हाँ, इतना सुनते ही यामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में कर लिया और उनकी बात बीच में काट कर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है। किसी के भी पास कोई भी काम हो तो बता देना, दामाद है तो क्या हुआ, अब टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो क्या करेगा, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी अहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। अहान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ, जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी। वो दामाद हो तो थोड़ी इज्जत दे रही हूँ, भिखारी कहीं का। पता नहीं शनाया भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है जो उसे ऐसा निठल्ला पति मिला है। यामिनी जी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उनकी सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना और देखना अच्छी दुकान पर जाना, बहुत महंगी है ये सैंडल, समझ गए ना? इतना कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दी। अहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी अहान को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी 2 सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। अहान सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा मैं। इतना कहकर अहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं, कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए अहान मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है शनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो ना हो, मगर आपको जरूर याद होगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज का वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर अहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए अहान ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूँ, शनाया खुश हो जाएगी। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटी एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर शनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर अहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था।
जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहाँ पहुँचते ही आहान तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से आहान टकरा गया, जिससे आहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो शनाया का क्लाइंट था, जो अभी अभी शनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो आहान पर चिल्लाते हुए बोला, तू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस आहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहाँ से जा चुका था और तभी आहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। कोई नहीं शनाया, ये वक्त बदल जाएगा, देखना तुम। मन ही मन वो सोचते हुए शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। शनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बीत गई वो बात गई। आहान के इतना कहते ही शनाया का गुस्सा भड़क गया। वो चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है आपने मेरी जिंदगी। आहान को एकदम से झटका सा लगा। वो शनाया से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पति नहीं, मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। शनाया की आंखों में आंसू थे। वो आहान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, जहाँ भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, और ये सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो। शनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से ही शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहाँ से जा चुकी थी। आहान ने एक नजर अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब आहान के जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए आहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत है, मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। आहान भी वहाँ से अपनी खटारा बाइक पर शहर की सड़कें नापने निकल गया। रात काफी हो गई थी। वो दुखी था। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? आहान का एक तो आज बर्थडे था, ऊपर से आज उसे सारे दिन उसके ससुराल में बेइज्जत किया जा रहा था। उसे थोड़ी सी पी रखी थी। यामिनी जी का सवाल सुनकर आहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था। उसका फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इतना सुनते ही आहान का सारा नशा गायब हो गया। वो चौंक कर अपनी सास यामिनी जी से बोला, मगर शनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ चली गई थी। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुम ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन ना सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो? और मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया।
अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए अहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के कमरे से उसे शनाया की आवाज सुनाई दी। अहान ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अहान को वहाँ देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर अहान ने मल्होत्रा की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से निकल गया। घर पहुंचकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। अहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। अहान ने शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद सोफे पर जाकर सो गया। सुबह जब शनाया की आंख खुली, शनाया खुद को अहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? क्यों किया आपने ऐसा? इस पर अहान ने कहा, शनाया, आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब अहान वहाँ आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि अहान को हंसी आ गई। तभी शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। शनाया के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, शनाया, हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी के फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। अहान दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ शनाया? किसका फोन था? दादाजी ने कहा है कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट ना होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। शनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। फिर अहान शनाया को लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। शनाया के दादाजी ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ हूँ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना है। तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंड ओवर कर दिया है। मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर अहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। अहान और शनाया अब म्यूनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। तभी शौर्य ने शनाया से कहा, ओह शनाया, अप्रूवल के लिए आई हो? मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया,
उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और अहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी जब शनाया वहाँ पहुँची। शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे कंप्लीट है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, शनाया, मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। अहान और शनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही काम करती हूँ मैं, और जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ये मेरे पति है शनाया। जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरे पति ऐसी जगह है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। अहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत शनाया को कैसे जानती है और ये क्या बात कर रही है। अहान कुछ सोच ही रहा था कि तभी शनाया ने कहा, कामिनी, जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी। प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और मैं नहीं भूल सकती शनाया, जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी, तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी। कामिनी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। मतलब? ये तुम्हारा पति है ना, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया। ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है, और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी, तुम गलती कर रही हो। अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अब तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने मुझसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी, चिल्लाओ मत, जो कह रही हूँ वैसा करो या बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेबसी से शनाया दरवाजे के बाहर निकल गई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, सो सैड, अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि अहान उसके साथ वापस नहीं आया है। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी और फिर शनाया ने जो देखा उससे शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामिनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला है तुम्हें? हाँ, खैर मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहाँ पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर अहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूर कर बोली, आप समझते क्या है अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? अहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। चलो अब यहाँ से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ी। शौर्य अहान को गुस्से से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे रहते हुए तू तो क्या, कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बाका नहीं कर सकता। जल्द ही अहान शनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पार्टी रखी है, तुम अहान के साथ आ जाना। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। क्या हुआ, किसका कॉल था? दादाजी ने आज पार्टी रखी है और हम दोनों को बुलाया है। मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। अहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहाँ नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। अहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मुझे पसंद नहीं आए, तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसीलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया।
चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर शनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी शनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा, जिससे शनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज आई। शनाया, ये शॉपकीपर कह रहा था कि तूने अहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये क्या चल रहा है? मैं अहान के लिए कुछ करूँ तो इसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करेंगे। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। अहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था अहान को, वो भी नहीं किया इसने। आजकल बहुत ज्यादा सर पर चढ़े जा रहा है ये। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शनाया और अहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी अहान की ही होनी चाहिए। लेकिन कैसे होगा ये? शौर्य और शगुन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शौर्य की नजर शनाया पर पड़ी, जो अब अहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर शगुन के पति गौरव ने जब शनाया को वहाँ अकेला देखा तो उसी तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अभी भी शनाया से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। गौरव और शनाया आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शौर्य ने शगुन से कहा, अब देख मैं इस अहान का क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए शौर्य अहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंचे आवाज में कहा, अरे अहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहाँ मौजूद आसपास खड़े कई लोग अहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहाँ पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजा जी घर जमाई हैं तो क्या हुआ, आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है। शगुन की बात पर शौर्य एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इनसे प्यार करती है? क्योंकि वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहाँ कोने में शनाया किसी और के साथ है। शौर्य के ऐसे कहते ही अहान ने उस तरफ देखा जहाँ शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी, और फिर शगुन ने अहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। ऐसा कहते हुए शगुन ने शराब का ग्लास अहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी अहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना ग्लास अहान के होठों से लगाते हुए कहा, कम ऑन अहान, इतनी बड़ी पार्टी में शर्म मत कीजिए। ऐसा कहते हुए शौर्य ने जबरदस्ती वो ड्रिंक अहान के मुंह में उड़ेल दी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया तभी शगुन ने अपना ग्लास अहान के होठ से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। अहान मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे अहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। तभी यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान अहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर अहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा, आज ये सबके बारे में बताएंगे। क्यों जीजा जी, बताइए ना। अहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसलिए तुमने और शगुन ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। अहान को ऐसे नशे में देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। अहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। अहान, क्या बकवास कर रहे हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहते हो, अपने बाप नीरज के साथ मिलकर, और दादाजी, हाँ, दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। अहान और शौर्य की इस बात को सुनकर दादा आनंद गिल अहान के सामने आकर बोले, अहान, ये सब क्या है? ओ दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहने।
कहने को आप शनाया को मौका जरूर देते हो, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज्यादा शौर्य को चाहते हो। इसलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहाँ आकर बोली, आहान, ये हमारे दादाजी हैं। अरे चुप शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई, मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी शनाया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूँ तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वो सभी का ख्याल रखती है, अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसी के साथ होता रहा है। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ शनाया भी आ चुकी थी। आहान नशे में जरूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था और ये बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की, अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दिया, जिसके कारण आहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में जाकर गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तू कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो, ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है, और कितनी भी कोशिश कर लूं ये सच बदल नहीं सकता। इसीलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोचा भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य? ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। मगर कैसे? और फिर शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस आहान का ऐसा हाल करूंगा जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर शनाया ने उसके बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर आहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही आहान के मुंह से आवाज निकली, शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया, आई लव यू। सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया आहान के बारे में सोचती रही। पूरी रात शनाया आहान के बारे में ही सोचती रही और सुबह हो गई। आहान सुबह जल्दी ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। आहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी
कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आहान की बात का जवाब ना देते हुए शनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी शनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि आहान आटा गूंदने की कोशिश कर रहा है। आहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने शनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली? शनाया ने घूर कर उसे देखा तो आहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। शनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी तब उसने आहान के चेहरे की तरफ देखा। उसे देखते ही शनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और वहाँ खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज आहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आहान का मोबाइल बजा। मोबाइल पर देखा तो विक्रम का कॉल था। आहान ने फोन उठाकर कहा, अब आपने क्यों फोन किया है? अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर? आहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीरजादा हूँ। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। शनाया किचन में आकर गुस्से से आहान को देखने लगी। शनाया आहान को खड़ी घूरे जा रही थी और जब आहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ शनाया? जवाब में शनाया ने उसके सामने एक कागज रख दिया जो उसे अलमारी से मिला था। उसे आहान ने ही रखा था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। आहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी शनाया ने रूखे स्वर से कहा, इट्स ओके, मुझे अब ऑफिस जाना है, इसीलिए अब बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। किचन से निकलने के बाद आहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। शनाया अपनी कार में बैठ गई। इधर आहान ने बाइक स्टार्ट की। शनाया ने कार वापस उसकी जगह लगाई और आहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं? ट्रैफिक में आसानी होगी। आहान ने जल्दी ही सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वो दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। जल्द ही वे दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। शनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। शनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फोन है तो उसने झट से फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही शनाया की हालत खराब हो गई। आहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। शनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी हालत खराब हो गई क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्हें आहान बहुत प्यार करता था। जल्दबाजी में ही वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। शनाया के पिता आईसीयू में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा शनाया, वो तुम्हारे पापा। शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अब तक आहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है वो उनकी? जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। आहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब आप माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ। मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उनकी हालत। देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उनके मेरे ऊपर जो एहसान है वो मेरे लिए भगवान के समान है। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर शनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर चली गई। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा। पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया? इस बारे में हम अभी कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो फिर आपको किसका इंतजार है डॉक्टर? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए। हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा जो आहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही आहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे शनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप हो गया?
ये एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही कराया गया है। ये सुनकर आहान को झटका सा लगा। एक पल को तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल आहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकता है। फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। बस 15 लाख तो है इसकी कीमत और मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। ये रुपए तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। अगर मैं पैसे न दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायजादा खानदान से ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते हैं, ये सब नहीं रुकने वाला। और फिर शनाया भी तो है। शनाया का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, ओके ओके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से आहान को शनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। विक्रम उसे देखते ही वहाँ से चला गया। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर शनाया ने आहान की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी। सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी। फिलहाल इसे आपको खाना होगा। आहान को सच में भूख लग रही थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहती थी। ये सोचकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और शनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने टिफिन खत्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान, जीजू प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये क्या नाटक है शगुन? जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा, इसलिए आपको कॉल किया है। आप जल्दी। शगुन ने इतना कहा था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फोन पर आहान उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज साफ सुन पा रहा था। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती। कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी शगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन के रोने की आवाज और गुंडों की हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। आहान दौड़ते हुए शनाया के पास पहुंचा और बोला, शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूँ। शनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा, मगर आहान वहाँ से जा चुका था। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। आहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहाँ दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े आहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, मल्होत्रा से कह दो कि वो अपना काम शुरू करे। अगली सुबह जब आहान की आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। मैं यहाँ कैसे आया? शनाया के पापा हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। इतना कहकर आहान ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और शगुन को कॉल लगा दिया। शगुन, कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के क्लब पहुंचा तो तुम वहाँ नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ है मेरे साथ? क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ, अभी आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान फोन की तरफ देखता रह गया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया, पापा की हालत अब ठीक है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूँ। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आप बचकर रहना।
वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में अहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहाँ 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर अहान बाहर निकला तो उसकी बाइक भी वहीं खड़ी थी, जिसे अहान लेकर मल्होत्रा के क्लब गया था। ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोजवुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर अहान बाइक लेकर रोजवुड स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर अहान ने बाइक एक साइड लगाई और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने खड़े 2 गार्ड्स ने उनका रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूँ। अहान की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वे गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है। चलो निकलो यहाँ से। किसी के कपड़ों से उसे जज करना गलत है। और फिर कुछ ही देर में अहान से बदतमीजी करते हुए वे गार्ड आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी अहान आगे बढ़ा और उस गार्ड का हाथ पकड़ लिया। अहान उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज भूल चुके हो। पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इन्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आ जाए तो ये उससे सलीके से पेश आए। जी जरूर, मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया है। इतना कहकर कार्तिक कोहली अहान को अंदर ले गया। लंच करते हुए ही अहान ने कहा, आपका रोजवुड स्प्रिंग काफी पॉपुलर हो रहा है, आप चाहे तो मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। वो अहान को छोड़ने खुद बाहर तक आया। तभी कार्तिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने कार्तिक की स्पोर्ट्स कार वहाँ लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स अहान को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर अहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। बाहर गौरव और शगुन अपनी कार में बैठे हुए थे। गौरव कार्तिक के ही कंपनी में मैनेजर था, इसलिए किसी काम से कार्तिक से मिलने आया था। जब शगुन ने अहान को इतने महंगे गाड़ी में देखा तो वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओह, तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेनी शुरू कर दी। गौरव ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं। जरूर कार्तिक के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। इधर अहान जब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाना चाहता था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से अहान को देखकर बोली, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पर लेने की क्या जरूरत थी? टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर अहान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। कुछ ही देर में वे दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही अहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। अहान ने एक हाथ से उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था और फिर उस मैसेज को खोलते ही अहान के हाथ लहरा गए। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं। शनाया ने घूरते हुए एक नजर अहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें अहान के कई सारे फोटो थे, जिसमें अहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। दोनों उस तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी शौर्य का एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली है। हम सब तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। डिवोर्स पेपर रेडी है। शनाया तो इस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो। आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। ये मैसेज पढ़ते ही अहान की हालत खराब हो चुकी थी। शनाया उसे अभी भी अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। पर अहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो दोनों घर पर पहुंच चुके थे। यामिनी जी शौर्य और शगुन के साथ वहाँ पहले से ही पहुंच चुकी थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था। सामने टेबल पर ही डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही शनाया और अहान वहाँ पहुँचे, यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, अहान, गलती से भी इस घर के अंदर कदम मत रखना। अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा ये देने सब की? झूठ है। तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। इस पर शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। इस तस्वीर को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो। ऐसा कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से वो सभी फोटो देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नजर शनाया ने अहान की तरफ देखा तो अहान ने कहा, शनाया ये झूठ है कि हमारे रिश्ते को खत्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कैसे आई। इस पर शगुन चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, तो सच क्या है तुम बताओ। पैसों के लालच में तुमने ये शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम?
जो अभी ठीक से बना भी नहीं है। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। फिर एक बार शनाया ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहान का दिल बैठा जा रहा था। तभी यामिनी जी ने शनाया के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, सामने डिवोर्स पेपर है शनाया, चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथों में पेन लेकर शनाया भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ चली जहाँ पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या शनाया आहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? क्या आहान अपना सच बताकर रोक लेगा इस डिवोर्स को? और क्यों चुना था शनाया के पिता ने आहान को शनाया से शादी के लिए? खुलेंगे कई राज। जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए सबसे ज्यादा सुने जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।